नमस्ते आप सभी को। सनातन मेहर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव की। पश्चिम बंगाल चुनाव में इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, उससे पहले हमें देखना है इसका इतिहास क्या है। पश्चिम बंगाल पहले जो पूरा बंगाल है, जो ग्रेटर बंगाल था, तो ग्रेटर बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन आधे से ज़्यादा थी, बहुमत में थी। तो 46 के चुनाव में मुस्लिम लीग को बहुमत मिल गया और उसकी सरकार बन गई। उस सरकार में जो कुछ दलित नेता थे, जैसे योगेंद्रनाथ मंडल उसके साथ में थे, और कुछ वामपंथी ज्योति बसु जैसे लोग जो बाद में सरकार में आए, तो उनके सहयोग से मुस्लिम लीग की सरकार बनी। हिंदू महासभा नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने भी वो भी उस मंत्रियों में शामिल हुए। तो कुल मिलाकर बंगाल के चुनाव में मुस्लिम लीग के ये लोग कांग्रेस को छोड़कर बाकी सारे दल एक साथ करके बंगाल में सरकार बनाए। उसी मुस्लिम लीग के नेतृत्व में बंगाल में नोआखाली में भयंकर दंगे हुए, और 16 अगस्त 1946 को जो दंगे हुए, उससे देश आज भी उस दंगे की भयावह याद ताज़ा है। डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर दंगे हुए नोआखाली में। फिर बंगाल का विभाजन हुआ, जैसे देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान बना, तो बंगाल के पूर्वी और बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और जो बचा है पश्चिम बंगाल बना। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में विधान चंद्र राय के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। और बंगाल लेकिन बंगाल ने अपने अतीत से, अपने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा। देश के स्वतंत्रता संग्राम में बंगालियों का योगदान सर्वाधिक रहा है। बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस, भूपेंद्र नाथ दत्त, खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, प्रीतलता वाडेकर, अनन्य क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया। और देश की स्वतंत्रता में बंगालियों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। पहले ये कहा जाता था कि जो बंगाल पहले सोचता है पूरा भारत उसके पास, जो बंगाल सोचता है वही पूरा भारत सोचता है, लेकिन बाद में इसकी बदल गई। नेहरूवादी राजनीति जो वामपंथी विचारधारा थी, उसमें बंगाल सबसे आगे रहा। बंगाल में वामपंथी का प्रभाव बढ़ता गया और उसके बाद घुसपैठ शुरू हुई पूर्वी बंगाल से। बंगाल जिससे डेमोग्राफी चेंज हो गया और धीरे धीरे बंगाल में की स्थिति बिगड़ने लगी। जो बंगाल देश में सर्वाधिक उद्योग धंधे वाले राज्य हुआ करते थे, वो धीरे धीरे पिछड़ते चले गए। 60-70 के दशक में फिर वामपंथियों के कारण, ट्रेड यूनियन के आंदोलन के कारण धीरे धीरे बंगाल को उद्योग धंधे बंद होने लगे। 1966-67 में चारू मजूमदार और के नेतृत्व में माओवाद को नस्ल उठाना शुरू किया। नक्सलवाड़ी गांव में नक्सलवाड़ी बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में नक्सलवाद का भी प्रारंभ हुआ। उसके बाद धीरे धीरे नरसंहार, हत्याएं, ये सब चालू हो गया। वामपंथी प्रभाव जो ज्योति बसु बंगाल के दंगे के लिए कुख्यात था, बाद में वही ज्योति बसु पश्चिम बंगाल आए और यहाँ की राजनीति में दबदबा बनाए। और 77 के चुनाव में, 77-78 के विधानसभा चुनाव में ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। तो जो कुछ कांग्रेस ने रायता फैलाया था, वामपंथियों ने ज्योति बसु के नेतृत्व में जब सरकार बनी, उसने पूरी की पूरी बंगाल को गड्ढे में डाल दिया। 1977 से लेकर 2011 तक 43-44 वर्षों का जो वामपंथी शासन है, वो कुशासन एक याद दिलाता है वामपंथियों का राज। इसके तुलना आप कर सकते हैं विदेशों में जो वामपंथी राज था, जैसे पोल वाल्ट का है, या कोरिया के में जो वामपंथी, उत्तर कोरिया के वामपंथी राज थे, उससे तुलना कर सकते हैं। एक बंगाल जो प्रोस्पेरस था, समृद्ध बंगाल को उन्होंने पूरी तरह से एक बीमारू राज्य में बदल दिया। उस पर से घुसपैठ, डेमोग्राफी चेंज ने पूरे बंगाल को तहस नहस कर दिया। बंगाल जो कभी भारत की सांस्कृतिक चेतना के सबसे आगे, सांस्कृतिक चेतना के दृष्टि सबसे जो अग्रणी राज्यों में था, वो पिछड़ता चला गया। बंगाल के जो भद्रलोक है, जो तथाकथित ऊंची जाति के लोग हैं, उनके अंदर भावनाएं रही कि हम बंगाली हैं, या देश में
हम सबसे आगे हैं भारत में, हम भारत के लोगों को से हम अलग है। बाकी जो यूपी बिहार लोग शायद को हिंदुस्तानी बोलते थे, अभी उनको विदेशिया बोला करते ये लोग। तो ये लोग सदैव ही अपने आप को अलग ही देख रहे थे, अपने आप को सेकुलर बनने में बड़ी गर्व का अनुभव करते थे। सारी परिस्थिति ने बंगाल की स्थिति बड़ी विचित्र कर दी। 2011 ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस, और भाजपा के साथ मिलकर उन्हें कई चुनाव भी लड़ी। विदेशी घुसपैठ के विरुद्ध बंगाल ममता ने एक बार लोकसभा में तो ऐसे कागज फाड़ कर फेंक दिया विदेशियों को भगाने के। लेकिन उसी ममता ने सिंगूर में टाटा का प्लांट लगने वाला था, उसके विरुद्ध आंदोलन किया। वामपंथी से अब ज़्यादा वामपंथी हो गई, तो धीरे धीरे सिंगूर से टाटा का हटना, उसी टाटा का गुजरात में 2007 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो गुजरात में भाजपा सरकार थी, उसमें सिंगूर में टाटा द्वारा प्लांट लगाना आगे बस ये तय कर दिया कि बंगाल नीचे जाने वाला है और गुजरात एक बहुत ही समृद्ध राज्य बनने वाला है। यहीं से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता प्रशस्त हो गया, उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। लेकिन बंगाल के लोगों ने उसी ममता बनर्जी के, जिसने उद्योग धंधे के विरोध में आंदोलन किया था, उनको भारी बहुमत से 2011 में जिताया। जो ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरोध में आंदोलन करती थी, अब उसी घुसपैठियों को समर्थन करने लगी। ये ऐसा दुर्भाग्य आया कि धीरे धीरे बंगाल में जो स्थिति थी वो और भी खराब हो गया। बंगाल में घुसपैठ चरम पर पहुंच गया। अब बंगाल में घुसपैठ में आप देखते हैं कि जो मुस्लिम जनसंख्या विस्फोट है, अब देखिए कि 1981 में लोग 22% मुस्लिम थे, 30 साल के बाद 2011 में 27% हो गए, अभी 30 बता रहे हैं, कोई 35 बता रहा है। 1951 में 19% मुस्लिम थे बंगाल में, और जो बंटवारे जो बढ़ के अब 27-28% हो गया। ये विस्फोट ने बंगाल की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई। बहुत सारे जिले, बहुत सारे सब डिवीज़न पूरी तरह मुस्लिम बाहुल्य हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी के उत्थान के बाद भाजपा का उभार होने लगा बंगाल में। 2011 के विधानसभा में भाजपा को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। 2016 की विधानसभा में भाजपा को 3 सीटें मिली। 2014 की लोकसभा में भाजपा को 2 सीटें मिली लोकसभा में। फिर जब 2019 के लोकसभा में, उसमें भाजपा ने बड़ी छलांग ली, 18 लोकसभा सीट जीती। और 1921 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 3 से 77 सीटों का छलांग लगा और बड़ी ताकत रूप में उड़ी। उसके बाद जो 3 मई के बाद चुनाव जीतने के बाद हारी हुई पार्टी दंगा करती, लेकिन उल्टा जीती हुई पार्टी ने दंगा किया और चुन कर भाजपा सपोर्टर को मारा गया, उसको प्रताड़ित किया गया। बहुत सारे लोग बंगाल छोड़ के असम में चले गए, कुछ लोग कैंप में चले गए, इसलिए बहुत विकट हो गई। अब भाजपा के सभी नेताओं के मुंह में दही जम गया था। उन्होंने किसी तरह अपने समर्थकों के हत्याओं पर उन्होंने कभी कोई एक शब्द नहीं कहा। धीरे लोगों का भाजपा से मोह भंग हो गया और इसका परिणाम ये हुआ कि 2024 के लोकसभा में भाजपा को झटका लगा, उसमें 12 सीट मिली, 6 सीटों का नुकसान हो गया और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 7 सीटों का नुकसान हो गया। कांग्रेस में जो 2 सीटें थी वो घटकर 1 हो गई। अधीर रंजन चौधरी जो अपने मुस्लिम तुष्टिकरण में चरम पर चले गए थे, उन्होंने नमाज पढ़ी, उन्होंने सब कुछ, टोपी पहनी, सब कुछ किया, लेकिन अंततोगत्वा जब ममता बनर्जी ने गुजरात साहिब यूसुफ पठान को टिकट दिया तो मुसलमान अपने भाई को सहयोग किया। अब बंगाली हित गौण हो गए और यूसुफ पठान चुनाव जीतने में सफल हो गए। तो इनको भी बहुत सारे जो सेकुलरिज्म का जो एक रोग था तो वो ख़त्म हो गया और वो अधीर रंजन चौधरी अपने सेकुलरिज्म के रोग के बावजूद चुनाव जीतने में सफल नहीं हुए। ये साबित करते हैं कि तब तक आपको मुस्लिम वोट मिलेगा जब तक वो उनकी संख्या अधिक नहीं है। जो ही वो अपने बल पर चुनाव जीतने की क्षमता में आ जाएंगे तो फिर आपको वोट नहीं देंगे, फिर वो अपने ही भाई को वोट देंगे। अब अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाली है उसमें अब क्या होगा इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ममता बनर्जी एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन भाजपा में क्या है, 2 टाइप के वोट तो एकदम स्पष्ट ब्लॉक बटा हुआ है।
30% जो मुस्लिम वोट है वो भाजपा को वोट नहीं देने वाले हैं। लेकिन उस मुस्लिम वोट में कुछ कांग्रेस ले जा सकते हैं, कुछ वामपंथी ले जा सकते हैं, कुछ फुरफुरा शरीफ वाली पार्टी है ISF वो ले जा सकते हैं, कुछ हुमायूं कबीर वाली पार्टी ले जा सकते हैं और कुछ ओवैसी भी ले जा सकते हैं। उसमें कुछ बंटवारा हो सकते हैं। 70% वोट तय है ममता बनर्जी के। बाकी वोट में कितना मिलेगा उसमें उसको देखना है। 30% वोट का जो ब्लॉक है, जो ST वाले हैं, उसमें अधिकांश वोट भाजपा को मिले हैं। लेकिन भाजपा में यह कि विशेष जो मतुआ समुदाय है, नामशूद्र लोग हैं, उनको कितनी नागरिकता भारत की मिलेगी नहीं मिलेगी, इसमें भाजपा की बात पर गारंटी पर लोगों को विश्वास नहीं है। तो बार बार बोल चुके हैं, इतने लंबे साल सरकार में रहने के बावजूद भाजपा उन लोगों को नहीं दे पाई। तो लेकिन उनका अधिकांश वोट भाजपा को मिलेगा। बाकी वोट में जो भद्र लोग हैं भाजपा में, मेन वही है, वो किधर जाते हैं। अभी तक भद्र लोग अपने सेकुलरिज्म के स्वर्ग में जी रहे थे, लेकिन अब थोड़ा बहुत उनमें था कि शायद भाजपा की ओर जा सकते हैं। बंगाल में भद्र लोग में अधिकांश लोग ब्राह्मण और कायस्थ थे, तो ये लोग ममता बनर्जी के सपोर्ट में थे। लेकिन अभी लोग जा सकते हैं। लेकिन ये लोग इधर भाजपा में शिफ्ट हो उससे पहले भाजपा ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। UGC का कानून लाकर इन्होंने सावे सवर्ण को इन्होंने नाराज कर दिया। तो अब ये संभावना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम संभावना है कि भद्र लोग भाजपा की ओर जाएं। अगर भद्र लोग भाजपा को नहीं आए तो ममता बनर्जी जीत निश्चित है। तो आगे के पश्चिम बंगाल चुनाव में सबसे बड़ी बात है कि भद्र लोग वोट किधर आते हैं। अगर भाजपा को आएंगे तो भाजपा सरकार बनेगी, अगर भाजपा को नहीं आएंगे तो ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। UGC कानून के पहले मुझको ये लगता था कि भाजपा की जीत हमको लग रही थी, तो जीत सकती है। लेकिन UGC कानून के बाद इसकी संभावना पर पलीता लग गया। भाजपा की बंगाल जीतना बहुत ही जरूरी है, तो भारत की एकता और अखंडता खतरे में आ गई है। बंगाल की जिस डेमोग्राफी चेंज हुई है, बहुत ही खतरे वाली बात है। बार बार गृहमंत्री बोल चुके हैं कि BSF के लिए जो तार लगाने हैं बॉर्डर पे, उसको वो ज़मीन नहीं दे रही है। वो केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी को वो कोई भाव नहीं देती है। वो गृहमंत्री बोलते हैं कि मेरे कारण जी मैं चाहूँ तो गिरफ्तार कर सकती हूँ। प्रधानमंत्री गृहमंत्री कोई हैसियत अस्तित्व वो बंगाल में रहने नहीं दिए। केंद्रीय एजेंसियों किसी तरह वो अस्तित्व नहीं रहने दिए। भारतीय सेना जो जाती है तो बोलती भारतीय सेना बंगाल की ओर बढ़ रही है। कई बार वो चुनाव आयोग से साथ टकराव मोड़ ले चुकी है, BSF से टकराव मोड़ ले चुकी हैं। अभी जो ईडी के साथ जो उन्होंने किया था, उसके हाथ से उन्होंने कागजात और सारी फाइल छीन लिया था उन्होंने। ये कोई भी मुख्यमंत्री अब तक नहीं किया है, तो इससे विकट हो चुकी है। कई बार बोल चुके कि बंगाल के मैं चाहती हूँ बंगाल का संबंध भारत से अच्छा रहे। इसका अर्थ ये हुआ तो क्या वो पश्चिम बंगाल के प्रधानमंत्री बनना चाहती है? ये सब बातें आगे भविष्य के लिए, इसलिए चुनाव, पश्चिम बंगाल चुनाव देश के सभी चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के हित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के भविष्य के लिए निर्णायक चुनाव है। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे आप लोगों से ये आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्ते।